हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय आनंद सर पर। मेरा नाम है आनंद यादव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि पूरे प्रश्न पत्र पर आधारित है। किस तरह से एग्जाम में पेपर आता है उस टाइप से हम लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी का है मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022 से 23। ठीक, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, खंड अ। ठीक है, अब देखिए इसमें समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। अब जो निर्देश जो दिया है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसे आप पढ़िए, फिर उसमें क्या क्या कहता है उसे फॉलो करिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो पर आसानी से जुड़ सके और उन्हें भी यह पेपर उपलब्ध हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समय है 3 घंटे 15 मिनट। जो पूर्णांक है कितना है, 70 नंबर का यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर आता है। ठीक है बच्चों, 70 का है। अब इसमें जो निर्देश दिया है उसे आप पढ़िए। ठीक है, पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि स्टार्टिंग जो 15 मिनट है वह आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और खंड ब। ठीक, तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। इसका कहने का मतलब है कि जो OMR शीट है, खंड अ का जो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है वो क्या है, OMR शीट पर अगर आप उस पर जो भर रहे हैं उसमें कौन सा पेन यूज करना है, काला या नीला, 2 ही पेन का यूज करना है, काले पेन का या नीले पेन का। ठीक है बच्चों, और जब भी आप गोले को भर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से गोले को भरिए। ठीक है, पूरा गोला अच्छे से भरिए। ठीक, अब खंड निर्देश 4 क्या कर रहा है, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न हैं उनका कितना मार्क्स है, उनके लिए 1 नंबर निर्धारित है। ठीक है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। अगर आपने क्या किया कि OMR का कोई भी ऑप्शन आपने क्या किया मतलब कलर कर दिया, उसे भर दिया, तो उसे क्या करें, काटिएगा मत। ठीक है, और उस पर व्हाइटनर भी नहीं चलाना है। ये क्या बोल रहा है, व्हाइटनर या इरेज आप नहीं करिएगा। ठीक है, फिर प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा निर्देश। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ। अब आते हैं खंड अ पर। ठीक है, इसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या है 20 प्रश्न जो है वह बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, पहला है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब आप इसमें बताइए बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, बताइए इसका। तो क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है द्विवेदी युग। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, बताइए इसे। तो चिंतामणि निबंध का रचना है। ठीक है, चिंतामणि किसका है, निबंध है। ठीक है, गबन किसकी रचना है। तीसरा प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है, गबन किसकी रचना है। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर क्या है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब आगे प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है, ऑप्शन A, B, C, D, इनमें से कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो बताइए शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से।
तो शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1919 से 1938 तक। ठीक है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1919 से 1938 तक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर, प्रश्न नंबर 5, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क्या है ये? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क्या है ये? बताइए इसका। प्रश्न नंबर 5 है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है साक्षात्कार भेंट वार्ता, डी है रेखा चित्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, आत्मकथा। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है, किस विधा की रचना है? यह एक आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो आप प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग, सी है प्रगतिवादी युग और डी है छायावादी युग। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए जल्दी से और इसे करिए, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? यह बहुत ही फेमस है। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है, इसे बताइए। भारत भारती किसकी रचना है? जल्दी से। ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन सी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये बताइए, जल्दी करिए। भारत भारती किसकी रचना है? किसकी है? यह है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, किसकी है यह? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? ऑप्शन ए है 1843 से अब तक, ऑप्शन बी है 1643 से 1843 तक, ऑप्शन सी है 1918 से 1936 तक, ऑप्शन डी है 1936 से 1943 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1843 से अब तक। ठीक, अब है प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किस युग के कवि हैं, इसका बताइए। मतीराम किस युग के कवि हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आधुनिक काल, बी है आदिकाल, सी है भक्ति काल और डी है रीति काल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है, रीति काल के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो हो जाएगा रीति काल के कवि हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए है शोक, बी है रति, सी है हास्य और डी है निर्वेद। तो कौन सा हो जाएगा? हास्य का अस्थाई भाव हास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हास्य का अस्थाई भाव हास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गाथ मनो नील मणिशैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है बताइए बच्चों। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है श्लेष अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न नंबर 13 क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 14 क्या है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है बी, वी, बी है मान, सी है अक और डी है आर। तो कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? बताइए जल्दी से। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 6 और डी है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बी है द्वंद्व, सी है बहुब्रीहि और डी है तत्पुरुष समास। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर है, आंसर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 हो गया, 17 क्या है? आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है अश्रु, बी है आंसू, सी है रोना और डी है आंख। तो आंसू शब्द का तत्सम क्या होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अश्रु हो जाएगा। आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या है? 18 है, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? बहुविकल्पी के जो 20 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पूरे प्रश्न आपको सही करना है और पूरे प्रश्न अगर आप सही करें तो एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरे 20 के 20 नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटता है। ठीक है बच्चों, बहुविकल्पी में नंबर नहीं कटता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है? थोड़ा बहुत मात्रा का गलत हो सकता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए उसमें नंबर 1-2 नंबर कट सकता है। ठीक है, लेकिन बहुविकल्पी में क्या होता है? नंबर नहीं कटता है। अगर आपने पूरा सही किया है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग के जो 20 प्रश्न है बहुविकल्पी के, आपको पूरे सही करने हैं। ठीक है, जिससे आप पूरे 20 नंबर अच्छे से कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए तो यड़ संधि का सूत्र क्या है? इको एड़ची। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 19 प्रश्न क्या कर रहा है? फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस शब्द क्या है? एक वचन है। और कौन सा विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका षष्ठी विभक्ति और एक वचन है फलस। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का, कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन है द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा है प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा है उत्तम पुरुष बहुवचन और चौथा है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, फलस अपठत क्या है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है खंड ब। खंड ब क्या है? निम्नलिखित, इसमें क्या होता है, गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न आपसे पूछता है। एक पैसेज देगा जिसमें आपको उसमें क्या कहेगा, उसमें उसका संदर्भ सहित व्याख्या करिए, उसका संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो कैसे होता है प्रश्न? ये जैसे दिया है प्रश्न एक क्या है, खंड ब का। खंड ब ये कितने नंबर का है? 50 नंबर। ठीक है, ये पूरे प्रश्न कितने नंबर के हैं? ये है आपके 50 नंबर के। खंड ब कितने के हैं? 50 नंबर के। तो ये कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। ठीक है, अभी हम जब बहुविकल्पी कर रहे थे क्या था वह पूरे 20 नंबर के थे। ठीक है बच्चों, ये पूरे 50 नंबर के हैं। ठीक, तो 50 और 20 70 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है पहला कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कहा 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना आंसर है? 2 नंबर इसमें निर्धारित है। अगर एक कर रहे हैं तो उसका कितना अंक मिलेगा? 2 नंबर। ठीक है, अगर 3 कर रहे हैं 3 गुणे 2 बराबर 6 नंबर। तीनों अगर सही करें तो आपको 6 नंबर मिलेंगे यहां से। ठीक है, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, देखिए क्या करें, यह कोई ये है पैसेज। ठीक है, ये पैसेज है और इस तरह से प्रश्न आपको देगा। ठीक है, ये 3 प्रश्न है। ठीक ठीक, पहले क्या करें, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। तो यह कौन सा चैप्टर है? यह मित्रता नामक चैप्टर से है। ठीक है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। ठीक है, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, ये हुआ हमारा पैसेज। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? पहला प्रश्न क्या है इसमें? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं संदर्भ, हेडिंग डालेंगे हम। क्या संदर्भ इसे डालते हैं? संदर्भ ये होता है हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या करेंगे? ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के क्या मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है आप वो देख लीजिए। फिर ठीक है, इसमें इस तरह से लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से गद्यांश लिखते हैं। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये क्या कर रहा है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का कर रहा है। ठीक है, सबका नहीं कर रहा है। तो जहां से रेखा, ये देखिए रेखांकित क्या है? ये है। तो कह रहा है यह कोई बात नहीं है कि यहां तक, फिर समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यहां से यहां तक आप पढ़िए और इसका व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसे पढ़कर इसका व्याख्या आपको करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी तरह से लिखेंगे, दूसरा लिखकर, और यहां हेडिंग व्याख्या। क्या डालेंगे? हेडिंग व्याख्या। ठीक है, व्याख्या इस तरह से हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, और आगे इसमें ये पढ़कर इसका उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, अपने अनुसार आपको जो समझ में आए यहां लिख सकते हैं। इसमें दिया यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता होती है। ठीक है, इसमें कभी करा कि इसमें कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव के लोग ही मित्रता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस तरह से होता है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, इसका उत्तर देना है। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे आपको ये नहीं आ रहा है, तो अथवा करके दूसरा प्रश्न होता है। ठीक है, अथवा करके दूसरा प्रश्न होता है। ठीक है, अथवा ये है। ठीक है, वो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, तो ये करिए। ठीक है, अब इसमें भी वही आपको करना है। ठीक, इसमें भी क्या करना है आपको? यही। ठीक है, इसमें देखिए यह है पैसेज और ये प्रश्न है, 3 प्रश्न है। ठीक है, 1 2 3। इसमें दिया है भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? ठीक है, अब इसमें क्या है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी बताया संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ हेडिंग डालिए, ठीक है, और इसका संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये है, ठीक है, और ये हो गया, ठीक। अब दूसरा, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, तो दूसरा व्याख्या डालेंगे। व्याख्या आपसे करने के लिए, ठीक है, इस तरह से व्याख्या डालेंगे। दूसरे का व्याख्या, ये हो गया पहला, दूसरा व्याख्या, ठीक है। अब व्याख्या कह रहा है जहां तक रेखांकित है उसका करना है, ठीक है। ये देखिए यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक है, ठीक है, यहां तक हमें इसका व्याख्या लिखना है, ठीक। अब तीसरा, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? अब इसमें तीसरा प्रश्न है, ममता द्वारा किस कार्य को इच्छा के विरुद्ध बताया गया, इसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखना है तीसरे नंबर का, ठीक। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखिए ये हो गया पहला, ठीक है। हमें क्या, 3 प्रश्न है, ठीक है, हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे ये था गद्यांश, अब आते हैं पद्यांश पर, ठीक है। पद्यांश का भी एक पैसेज होगा, ठीक है, उस तरह से इसका भी संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और एक आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए, क्या दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है बच्चों, ये रहा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न, ये पहला पैसेज है कि ये क्या कविता हो रहा है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लय हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई, ठीक है बच्चों, ये है पैसेज। अब इसका हमें उत्तर देना है। क्या मैं बताया कि इसमें क्या करना है, देखिए पहला क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, अपने पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए, उसके फिर इस चैप्टर से लिया गया है, इसके रचयिता, ठीक है। देखिए जब कहे पद्यांश में रचयिता लिखेंगे और गद्यांश में लेखक लिखते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। तो इसके रचयिता ये हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा कि चरण कमल बंदो हरिराई यह किसकी कविता है, आपको पता होगा, और कौन सा चैप्टर है ये भी पता होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें जो रेखांकित अंश है उसका व्याख्या करना है। क्या कि बहिरे सुने गूंगी पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। इसमें कवि कहता है कि आपका अगर हो जाए कृपा तो क्या बहिरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, इस तरह से रंग चले सिर छत्र धराई, इस तरह से इसकी व्याख्या होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 क्या है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियों में इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए ये हो गया दूसरा, ठीक है। अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करिए, अगर ये नहीं करना चाह रहे हैं, ये आपको नहीं आ रहा है, तो अथवा करके एक और प्रश्न है, ठीक है। अथवा करके दूसरा प्रश्न है, देखिए अथवा है ना, क्या है, अथवा है, ये है अथवा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, सुनी सुंदर वैन सुधा रस मासाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्ह, ये पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए इसी तरह से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या 2 प्रश्न करने हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। इसके लिए कितने अंक है, 5 अंक है, ठीक है, 5 अंक है, ठीक है। ये पढ़िए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है। ये पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसे हम पिछला वाला कर रहे थे पैसेज का, उसी तरह इसे पढ़ना है और उसका संदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा यहां भी है,
दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर में क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए भी नंबर 5 नंबर निर्धारित है और हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये है पैसेज, ठीक है, अथवा ये, ठीक है, इसका आपको व्याख्या लिखना है। ठीक है, इसे कहते हैं अनुवाद, या तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे अनुवाद और इसमें पूरा व्याख्या आपको लिखना है पड़ेगा। ठीक, अब प्रश्न 5 क्या है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए ये जो होता है प्रश्न नंबर 5 क्या जो दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको पूरे मार्क्स देता है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, यह क्या बहुत ही सिंपल है। ठीक, तो क्या है इसका, देखिए इसमें आपके जिले वाइज के आधार पे अपना करना है। आप जिस जिले का होंगे आपका अलग अलग होगा। जैसे अब मैं जो जिस जिले का हूं उसमें उसका है क्या है, उसका है कर्ण है, कर्ण खंड काव्य। ठीक है, तो उसका है कर्ण। और मुक्ति दूत खंड काव्य जिस जिले का होगा, ज्योति उदाहरण, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, आप जो जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसका आंसर करना है। ठीक है बच्चों, अपने जिला के अनुसार उसका आंसर दीजिए। ठीक है, जिला आपके जिला में जो भी दिया गया है उसका करिए। ठीक है, आपको सभी का उत्तर नहीं देना है, बस एक मतलब अपने जिला में जो आपके जिला में निर्धारित किया गया है उसी का उत्तर देना है। ठीक, और इसका कितना नंबर है, इसका 3 नंबर है। एक क्वेश्चन करिए, एक करिए, उसका 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं जिस जिला का हूं, तो मैं जिस जिले का हूं उसका क्या है, कर्ण खंड का, मेरे जिले का है कर्ण का। ठीक है, तो हमारा जिले का हम इसका उत्तर देंगे कर्ण खंड काव्य के। ठीक है बच्चों, आप अपने जिले के अनुसार दीजिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यह कितने नंबर का है, यह 5 नंबर का है। ठीक है, यह कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। यह 5 नंबर का है, आपको पूरा नंबर यह देगा। ठीक है, बस आपको याद रहना चाहिए क्या, इसमें दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगर आप ये तीनों याद किए हैं, तीनों याद करते हैं तो 100% आपको एक एग्जाम में मिलेगा, श्योर है कि एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का हमेशा पूछता है। ठीक है बच्चों, हमेशा एग्जाम में आता है रामचंद्र शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आप तीनों याद कर लीजिए, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों है, आपको एक का आंसर देना है। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवनी लिखिए, ठीक, और उनका एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक, या तो फिर जयशंकर प्रसाद का आ रहा है अच्छे से तो उनका जीवन परिचय लिखिए और रचना लिखिए, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ रहा है तो उनका लिखिए जीवन परिचय और एक रचना लिखिए। ठीक है बच्चों, तीनों में से एक ही लेखक का आपको जीवन परिचय और रचना लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि तीनों लिखना है, बस एक का लिखना है। ठीक, तो ये 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, पूरे 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 6 में क्या कर रहा है, 6 में कर रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये भी वही चीज है, ये भी 5 नंबर इसके लिए भी है। ठीक है, ये दोनों फ्री के 10 नंबर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों अगर आपने किया तो 10 नंबर के हैं, अगर आपने थोड़ा आपकी अच्छी राइटिंग है और लिख रहे हैं तो आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, 4.5 यहां और 4.5 यहां। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर आपको आसानी से मिलते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आप कर लेंगे। देखिए यहां दिए 3 कवि दिया है, पहला क्या, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। 3 कवि दिए हैं, आपको एक को पकड़ना है और उनका जीवन परिचय देना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। ठीक, समझ में आ गया। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए अब चाहे आप गोस्वामी तुलसीदास का बढ़िया से कर दीजिए, उनका जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचना का नाम लिखिए। ठीक है, चाहे सुमित्रानंद पंत, चाहे महाकवि सूरदास का लिखिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आप कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे नंबर आपको देंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है प्रश्न नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर न आए हो। एक श्लोक लिखना है। यह कितने नंबर का है? यह 2 नंबर का है। यह कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर न आए हो, उनका आपको उस आंसर, मतलब उनको यहां नहीं लिखना है और आपको दूसरा लिखना है। आपको जो याद है वो लिखिए, लेकिन यहां प्रश्न पत्र पर न आए हो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत आप पढ़े होंगे तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, यह कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। चाहे 4 दिया है, 4 प्रश्न दिया है। ठीक है बच्चों, 4 प्रश्न दिया है, इसका इनमें से केवल 2 का उत्तर आपको देना है। केवल 2 का उत्तर आपको देना है। ठीक है, चाहे पहले का दीजिए, दूसरे का दीजिए, चाहे तीसरे का, चौथे का। चंद्रशेखर का आशितम वीर केन पूजते। ठीक है, चाहे इन चारों में से 2 का केवल आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या करना है? प्रश्न नंबर 9 जो है, प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है कि निबंध लिखना है। क्या करना है? निबंध। और निबंध के लिए कितने नंबर है? निबंध के लिए 9 नंबर निर्धारित है। कितने नंबर है? 9 नंबर निर्धारित है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या क्या दिया है? इसमें दिया है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। 4 दिया है, एक पकड़िए, एक आपको आना चाहिए बढ़िया से, उसका पूरा आपको लिखना है। ठीक है, पूरा निबंध लिखना है। ठीक है, उसमें पूरे हेडिंग से आप अगर लिखते हैं और आपकी राइटिंग अच्छी है तो 9 नंबर में से कम आपको 7 नंबर कहीं नहीं गए, 7 नंबर आपके जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न पत्र हिंदी का। ठीक है, ये प्रश्न पत्र हिंदी का है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न पत्र क्या है? हिंदी का है। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रश्न पत्र अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर, और एक बात और, अगर आप इस प्रश्न पत्र को पूरे अच्छे से करते हैं, अगर यहां से आप 70 नंबर में से 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं, अपने से 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम में भी 60 प्लस स्कोर करके आएंगे। ठीक है बच्चों, 60 नंबर से अधिक अंक अपने एग्जाम, अपने हिंदी के पेपर में ला सकते हैं। ठीक, चलिए अब आप मिलेंगे हम, देखिए हमारे पास हिंदी का भी है, मैथ का भी है, साइंस का भी है, संस्कृत का भी है, इंग्लिश का भी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरा जो मॉडल पेपर लाएंगे वो लाएंगे मैथ का, और मैथ का पूरा हम कराएंगे, पूरा उसमें पूरे पेपर का एनालिसिस हम करवाएंगे, पूरे पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे मैथ के मॉडल पेपर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बढ़िया से अपना रिवीजन करते रहे। ठीक है, धन्यवाद।